नमस्कार दोस्तों। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं ज्ञान तिवारी आपका स्वागत करता हूं। योजना 2021 के अंक में जैसा कि हम लोग पीछे से करते आ रहे हैं, योजना 2021 जनवरी के अंक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग एक नया सेशन लेकर आपके पास आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज भारतीय संघवाद पर। बहुत महत्वपूर्ण लेख है मित्रों, आप अंत तक बने रहें। बहुत काम की चीजें हैं इसमें आपके लिए, और आप जान पाएंगे कि वर्तमान समय में संघवाद में जो परिवर्तनकारी प्रवृत्तियां हैं वो कैसे हमारे वर्तमान स्वरूप को प्रभावित कर रही हैं, संघीय व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रही हैं, संघीय व्यवस्था कैसे अपने पुराने ढांचे से निकलकर एक नए कलेवर की ओर आ रही है। हम मुद्दे पे आए इससे पहले हम आपसे कुछ बातें करें अनअकैडमी के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए जानना। उससे आप अपने आगे की रणनीतियों को निर्मित कर पाइएगा। तो बच्चों, अनअकैडमी के एजुकेशन रिवॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। गेट सब्सक्रिप्शन लेकर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर से ये क्लासेस मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड मैनर का मतलब है कि ये क्लासेज आपके प्रिपरेशन को बहुत बेहतर करेंगी और आपके एग्जाम में, आपकी तैयारी में, आपके ज्ञान में बहुत वृद्धि करेंगी, और इस तरह से डिजाइन की जाएंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा आप आसानी से चीजों को समझ सकें। लाइव टेस्ट और क्विजेज होंगे, इनके माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर पाइएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब कि 100+ एजुकेटर्स हैं, 15,500 से अधिक कोर्सेज हैं, सब तक आपकी पहुंच निश्चित हो जाएगी एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। 100+ टॉप एजुकेटर्स की एक लिस्ट है, आप देख रहे हैं। इनमें से कुछ एजुकेटर्स की सूची आपके सामने है, इनके एक्सपर्टाइजेशन है अपने अपने सब्जेक्ट में, और आप इन सब के एक्सपर्टाइजेशन का बेनिफिट ले सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन खरीद के। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन आपको सबसे पहले डाउनलोड करना चाहिए, जो कि आपको कहां से मिलेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, या फिर आप ऐप स्टोर से, जहां से भी आपका फोन अलाउ करता है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान तिवारी, 15 वर्षों से आप लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। MA इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी हमारा एकेडमिक्स है, और ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल पे और अनअकैडमी के प्रोफाइल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। 15,500 से अधिक कोर्सेज अनअकैडमी चला रहा है फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए। और ये 15,500 से अधिक कोर्सेज अलग अलग सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। आपने देखा कि जितने भी जीएस के पेपर्स हैं उनको कवर किया जा रहा है, जो आपके ऑप्शनल हैं उनको कवर किया जा रहा है, आंसर राइटिंग कवर की जा रही है, एसे का पेपर कवर किया जा रहा है। तो अ लॉट ऑफ कवरेज आर देयर। आप बहुत आसानी से अपने सारे पेपर्स को वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्लस में जा सकते हैं या फिर आप आइकॉनिक में जा सकते हैं। अगर आप प्लस में जाते हैं तो आपको कुछ निश्चित चीजें दी जाएंगी जो कि इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। अगर आप आइकॉनिक में जाएंगे तो कुछ निश्चित चीजें और दी जाएंगी जो कि आप इसके साथ एडिशनल देख सकते हैं। इनमें से अगर आप प्लस में जाते हैं तो प्लस में जाने पर आपको जो फीस देनी होगी वो 9,000 से लेकर 90,000 तक की है, जो कि 1 महीने से लेकर 36 मंथ तक की है। इसमें से किसी भी पैकेज में आप जा सकते हैं। जिस भी पैकेज में आप जाएंगे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। आप रेफरल कोड ज्ञान यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद बच्चों फीस ये हो जाएगी आपकी घट के, अगर आप प्लस में जाते हैं। अगर आप आइकॉनिक में जाते हैं तो आपकी फीस ये रहेगी, और आफ्टर 10% डिस्काउंट आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस डिस्काउंट के बाद फीस आपकी ये हो जाएगी। नए बैचेज आपके लिए अनाउंस किए गए हैं बहुत सारे, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे, है ना। 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाले बैचेज जो हैं उनमें कंप्लीट 1 ईयर जीएस कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी बैच है, जो कि आप देख रहे हैं बाइलिंगुअल है, इंग्लिश है और हिंदी भी है ना। तो 1 साल का बैच है आपके पास, 2 साल का बैच है।
और इसके अलावा एक्सपर्ट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए है। ये जो है आपको पीटी को फोकस करके बैच चलाया जाएगा और इसमें जो बैचेज हैं वो आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल मिलेंगे। वीकेंड बैच भी स्टार्ट किया जा रहा है 6 फरवरी से, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से एनसीईआरटी बैच भी लॉन्च किया जा रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के नॉलेज को स्ट्रेंथन करेगा। आइकॉनिक प्राइस हाइक हो रहा था, 25 जनवरी से होने वाला था, अभी इसको 31 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप इस एक्सटेंशन को एंजॉय करें और उससे पहले पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें ताकि आपको कम पैसे में सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक का मिल जाए। अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने के लिए, देखिए, ऑप्शनल और जीएस दोनों को एक साथ अगर आप लेते हैं तो ऐसी व्यवस्था उसने कॉम्बो ऑफर के माध्यम से दी है। ये कॉम्बो 2 तरह के हैं, एक में जीएस आइकॉनिक का है और एक में जीएस प्लस का है। आइकॉनिक जीएस जिसमें है उसकी फीस ये बताई गई है और जिसमें प्लस का जीएस है उसमें ये फीस बताई गई है और इसमें भी किसी भी फीस में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और इस 10% के डिस्काउंट को पाने के लिए आपको हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करना होगा। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं संघवाद की। दरअसल बहुत लंबे समय से हम लोग एक शब्द बार बार सुनते आ रहे हैं, वो है सहयोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के दौरान बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि भारत को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। तो हम आज समझेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है और कैसे ये हमारी व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय संघवाद की विशेषता। और बच्चों, ये भारतीय संघवाद की विशेषता का टॉपिक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक अमिताभ कांत जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, उनके द्वारा लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और हम इसमें सबसे पहले तो समझेंगे कि फेडरलिज्म है क्या। इसमें कुछ हम अपने भी इनपुट्स देंगे आपको। तो हम बताएंगे कि फेडरलिज्म है क्या, संघवाद है क्या। लेकिन ये संघवाद जो आर्टिकल है, भारतीय संघवाद की विशेषता पर ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली फोकस्ड है किस पर? आर्थिक संघवाद पर, या यूं कह लो कि राजकोषीय संघवाद पर। तो आर्थिक परिवर्तन, वर्तमान समय में व्यवस्था में जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं वो कैसे संघवादी व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं, कैसे राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास हुआ है भारत में, इसको जानेंगे। भारत में सार्वजनिक वित्त का संघीय चरित्र कैसे है, इसको जानेंगे। राज्यों को केंद्र से कैसे ट्रांसफर किया जाता है, अंतरण भुगतान कैसे होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट कैसे होते हैं, क्या क्या मद हैं उनके, वो जानेंगे। स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण, मतलब पंचायतों को और नगर पालिकाओं, नगर परिषदों को कैसे यह स्थानांतरण दिया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो सरकार काम कर रही है, इसने आते साथ ही बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए। उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ओर बढ़ते हुए राजकोषीय संघवाद को भी पुनर्परिभाषित किया गया और संघवाद को ही मजबूत करने के लिए, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए योजना आयोग को रिप्लेस करके एक दूसरा संगठन बनाया गया जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के नाम से जाना जाता है या नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे इस संघवाद को बनाए रखने में हमें क्या करना होगा, हमारे क्या चैलेंजेस होंगे, इन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों, इतनी सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। अब आप में से जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो संघवाद शब्द समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो लोग अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, जल्दी स्टार्ट किए हैं, या जिनका बहुत अच्छे से लगाव नहीं रहा है ऐसे विषयों के साथ, उनके लिए ये एक चैलेंज है कि भाई संघवाद कौन सी चिड़िया का नाम है ना। तो आपके लिए एक समस्या हो सकती है। तो बच्चों, जिस भी शब्द के साथ वाद लग जाता है या इज्म लग जाता है, जैसे ये फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है, संघवाद है, तो वाद लग गया तो क्या हो गया, ये
ये एक विचारधारा है और विचारधारा के बहुत सारे आयाम होते हैं। जब हम किसी बात को विचारधारा के रूप से प्रस्तुत करते हैं या उसमें वाद लगाकर प्रस्तुत करते हैं, मतलब ये हो जाता है कि ये कोई एक बात नहीं कह रहा है, बल्कि इसका प्रभाव बहुआयामी है। तो जब हम संघवाद की बात करते हैं तो संघवाद एक बहुत बड़ा शब्द बन जाता है, जिसमें हम प्रशासनिक संघवाद देखते हैं, जिसमें हम राजनीतिक संघवाद देखते हैं, जिसमें हम कानूनी संघवाद देखते हैं, उसी क्रम में हम आर्थिक संघवाद भी देखते हैं। अब जरा सा संघ को समझ लेते हैं कि संघ एक्चुअल में क्या होता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो भारत में भारत नाम की कोई जगह है क्या? जिसको आप भारत कहते हैं उसमें भारत नाम की कोई जगह है? तो आप कहेंगे है, पूरा भारत भारत है। लेकिन मैं कहूंगा कि जिसका नाम भारत है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, इस तरह की इकाइयों में बटा हुआ है। तो क्या इन इकाइयों से स्वतंत्र भी कोई सत्ता है जिसका नाम भारत है? तो आप क्या कहिएगा? नहीं भाई, इससे स्वतंत्र कोई भारत की सत्ता नहीं है। भारत इन्हीं इकाइयों को संगठित कर लेने के बाद जो नाम बनता है वो भारत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ होगा। मतलब भारत कौन है? भारत राज्यों के एक संघ का नाम है, या यूं कह लो कि भारत है जिसके अधीन बहुत सारी प्रशासनिक इकाइयां बटी हुई हैं। अब सवाल यह है कि अगर ये प्रशासनिक इकाइयां बटी हुई हैं तो क्यों बटी हुई हैं? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक इकाइयां हैं, केंद्र सरकार कानून बनाती है और ये उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, या इनके पास और भी पावर हैं? तो अगर हम कहेंगे कि हमारा शासन संघीय स्वरूप का है तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, केंद्र और राज्य, और उसके नीचे भी बटा हुआ हो सकता है, जैसा कि बाद में बांटा गया भारत में 1992 में 74th अमेंडमेंट के द्वारा। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें भारत में काम करती हैं। अब समस्या बच्चों कहाँ आएगी? समस्या ये आएगी कि केंद्र सरकार कुछ विषयों पर कानून बनाएगी और उन्हीं विषयों पर अगर राज्य सरकार भी कानून बना दे तो दोनों के कानून एक दूसरे से टकराने लगेंगे और फिर एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति बनेगी, दो सरकारों के मध्य संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो संघीय ढांचा क्या कहता है कि पहले ही इस बात का समाधान कर लिया जाए कि भाई संघीय विषय पर कानून संघ बनाएगा, राज्य विषय पर कानून राज्य बनाएगा, समवर्ती एक विषय बनाया जाएगा जिस पर दोनों लोग कानून बनाएंगे। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए विषयों को आवंटित कर लिया गया। कैसे आवंटित कर लिया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नाम की 3 सूचियों में विषयों को बांट लिया गया। संघ सूची में कौन से विषय आएंगे बच्चों? संघ सूची में वो विषय आएंगे जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी या किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करनी होगी तो वो केंद्र सरकार ही विकसित करेगी। उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस डेवलप होंगे वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही डेवलप किए जाएंगे। राज्य सूची में ऐसे विषय आएंगे जिन पर राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती सूची में रखे गए विषयों पर दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन दोनों के कानून में किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध होने की स्थिति में संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। हालांकि इसके भी कुछ अपवाद हैं, लेकिन अभी हमारा विषय उस मुद्दे पर जाना नहीं है। तो बच्चों एक बात हमको समझ में आई कि संघवाद क्या है। ये वास्तव में प्रशासनिक शक्तियों को कई इकाइयों में बांटकर प्रशासन को विकेंद्रित कर देने की एक व्यवस्था है जिसे हम संघवाद कहते हैं। पहले क्या होता था, जब संवैधानिक व्यवस्थाएं नहीं होती थी, राजाओं महाराजाओं का शासन होता था, तो राजा सभी प्रकार की शक्तियों को अपने आप में केंद्रित करने का प्रयास करता था। राजा द्वारा सभी शक्तियों को केंद्रित करने के प्रयास को ही हम क्या कहते थे? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति कहते थे। फिर क्या एरा आया? फिर ऐसा एरा आया जिसमें शासन को ज्यादा माइल्ड बनाने के लिए, शासन को ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए
ज्यादा जन अपेक्षाओं के अनुकूल बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? प्रयास ये किए गए कि शासन को कई स्तरों पर वर्गीकृत कर दिया जाए। अब जब कई स्तरों पर वर्गीकरण किया जाएगा तो विषयों का आवंटन अत्यंत आवश्यक होगा, वरना इकाइयों के मध्य आपस में संघर्ष की स्थिति बन जाएगी। तो बच्चों इसी बात को पढ़ रहे हैं आज हम लोग कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें जैसे आपने देखा कि प्रशासनिक विषयों को बांट लिया गया है, विधायी विषयों को बांट लिया गया है, उसी तरह से आर्थिक आवंटन भी हुआ है कि कहां पर हम कर मतलब कहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, कहां पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। बात यह है बच्चों कि बात यह है कि आय के साधन भी वितरित कर लिए गए हैं। और आय के साधनों में भी हम कैसी व्यवस्था देखते हैं? संघीय व्यवस्था देखते हैं। आय के साधन बच्चों राज्य के क्या हैं? राज्य के आय के साधन दो तरह के हैं। एक को आप कहते हैं कर राजस्व, और एक को कहते हैं आप गैर कर राजस्व। अब इसको और अगर आगे जाएंगे हम, मान लीजिए थोड़ा और आपको डिटेल में ले चले हम, तो आप समझ जाए इस बात को कि आय के स्रोत क्या है सरकार के बच्चों, तो आप इसको फेडरलिज्म को और बेहतर समझ पाएंगे, जिस फेडरलिज्म को हम समझाना चाह रहे हैं। तो आय के स्रोत दो हैं सरकार के, कौन कौन से हैं? एक को आप कहते हैं पूंजीगत आय, और एक को कहते हैं राजस्व आय। देखिए बहुत टेक्निकल जाएंगे, बहुत किताबी भाषा में जाएंगे, बहुत सारी बातें इसमें समझाई जाएंगी। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, आप दोनों के अंतर को क्लियर कर समझ जाएंगे। पूंजीगत आय क्या है? आपने उधार लिया। पूंजीगत आय हमेशा वो आय होती है जिसके विरुद्ध आपकी कोई ना कोई देयता निर्मित होती है, या तो आपने उस देयता का भुगतान पहले कर दिया होगा और या तो आगे करेंगे। बिना देयता के कैपिटल निर्मित नहीं हो सकती, बिना लायबिलिटी के कैपिटल जनरेट नहीं हो सकती। आपकी देयता जरूर बनेगी। जिस धन पर आपकी देयता है और आपके पास आया वो धन, वो क्या है? आपकी पूंजीगत आय है। आपने उधार ले लिया या आपने कोई चीज बेच दी जो आपने खुद से बनाई होगी तो उसमें आपने धन खर्च किया होगा, और बेच दिया तो उससे आपको आय हुई। तो अगर धन खर्च करके धन बना तो वो क्या है? पूंजी है। अगर आपने कुछ मेहनत किया और कोई ऐसा पैसा मिला जिसके विरुद्ध आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो वो क्या है? आपका राजस्व आय है। तो वास्तव में अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम क्या है? सरकार की इनकम किसे कहोगे आप? सरकार की इनकम सिर्फ क्या है? राजस्व है। और राजस्व बच्चों दो तरह, क्योंकि पूंजीगत क्या है? वो तो उधार लिया गया है या तो सामान बेचा गया है। दोनों ही स्थितियों में आपने अपना धन व्यय किया है, तो इसलिए ये कोई बहुत महत्वपूर्ण आय का स्रोत नहीं है। क्या है महत्वपूर्ण आय का स्रोत? राजस्व है। और राजस्व आय में क्या आएगा? एक तो आपको कर राजस्व मिल सकता है और दूसरा आपको गैर कर राजस्व मिल सकता है। तो अब आप देखिए कि मान लीजिए हम कर राजस्व की बात करते हैं, तो कर राजस्व में दो तरह के कर आते हैं, प्रत्यक्ष कर आते हैं और अप्रत्यक्ष कर आते हैं। अभी भी इस तरह के कर बटेंगे क्योंकि अभी भी पूरे अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अप्रत्यक्ष करों का मेजर सोर्स क्या है? वो आपका जीएसटी है, और अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। बच्चों अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, ये हम लोग किसी और क्लास में समझेंगे। इतनी मोटी बात समझ लें कि प्रत्यक्ष कर वो होता है जो जिस पर आरोपित किया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो जिस पर आरोपित किया जाता है और भुगतान कोई और करता है। तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर ये दो तरह के कर हैं। प्रत्यक्ष करों में मान लीजिए आय कर है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप ये नहीं समझिएगा कि हम विषयांतरित हुए हैं, अभी खट से एक साथ जुड़ जाएगा। हम कहीं ले जाना चाह रहे हैं आपको, इसलिए इन सारी बातों को हम बता रहे हैं आपको। तो जैसे मान लीजिए कि प्रत्यक्ष कर में आयकर हुआ। आयकर हुआ आपको, आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं, किसी स्कूल में आप शिक्षक हैं
या मान लीजिए कि आप किसी ऐसे पद पर हैं जहां आप राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं और राज्य सरकार से आपको आय हो रही है, लेकिन इस आय पर कर कौन लेगा बच्चों? केंद्र सरकार लेगी, क्योंकि आयकर आरोपित करने का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। मतलब क्या है कि भारत का टैक्सेशन सिस्टम भी कैसा है बच्चों? फेडरल है, संघीय है। तो भारत एक संघीय कर ढांचे द्वारा व्यवस्थित है, भारत का कर ढांचा संघीय है। तो अब अगर राज्य के स्रोतों पर किसी को आय हो रही है, स्टेट के सोर्सेज पे किसी को आय हो रही है और उसका भुगतान वो केंद्र सरकार को कर रहा है, तो क्या केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए करों को राज्य में वितरित नहीं किया जाना चाहिए? आप कहोगे भाई अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार को जो आय हो रही है उनमें से अधिकांश संसाधनों को राज्य सरकारों द्वारा ही विकसित किया जाता है। तो सैद्धांतिक रूप से ये व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त है कि करों का बंटवारा किया जाए, शुल्कों का बंटवारा किया जाए। तो केंद्र सरकार को जो भी आय होती है उसका भी बंटवारा होना चाहिए प्रांतों में। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे राजकोषीय संघवाद, जिसमें हम राजकोष में पैसे आने की व्यवस्था में संघीयता देख रहे हैं और जाने की व्यवस्था में भी संघीयता देख रहे हैं, संघवाद के लक्षण देख रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो यही है। ये जो आर्टिकल है, पढ़ने तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी इतनी देर में, लेकिन ये जो आर्टिकल है बच्चों, ये जो लिखा गया आर्टिकल है वो पिछले कुछ वर्षों में, चूंकि आप जान रहे हैं कि इस समय योजना जो है, योजना का जनवरी अंक जो है वो किस पे है? India@75। भारत अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, जिस क्रम में ये बहुत जरूरी है कि हम ये इस बात का आकलन करें, इस बात को इवेल्युएट करें कि इन 75 वर्षों में हमने क्या अचीव किया है। और इसी अचीवमेंट के संदर्भ में हमने पीछे आपको एक क्लास दी जिसका शीर्षक था उद्योग @75। एक और क्लास दी जिसमें हमने दिखाया कि 75 वर्षों में हमारे विदेश नीति में क्या परिवर्तन आया। फिर हमने आपको इसरो पे एक आर्टिकल दिया और बताया कि 75 वर्षों में इसरो ने क्या प्रगति की और हमारा अंतरिक्ष में कैसे एक मजबूत कदम हमने स्थापित किया। और आज हम आंतरिक विषय को लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि कैसे 75 वर्षों में, या यूं कह लो कि कैसे हमारे राजकोषीय संघवाद का विकास हुआ और हाल फिलहाल के वर्षों में उसमें क्या सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। इनकी चर्चा हम लोग आज के सेशन में करने चल रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। और ये प्रश्न कहाँ मिलेगा आपको, किस पेपर में आपको हेल्प करेगा, ये भी आप जानते चलें। ये बच्चों आपको पेपर 2 के लिए सहायक होगा। ये पूरी बात जो हम लोग कह रहे हैं ये आपको पेपर 2 में हेल्प करेगी, साथ ही आपको पेपर 3 में भी हेल्प करेगी। तो पेपर 2, पेपर 3 और एस्से, इन जगहों पर आपको ये हेल्पफुल होगा। भारतीय संघवाद की विशेषता बहुत ध्यान से समझेंगे और देखिए एक एक हेडिंग को हम लोग लेके चलेंगे कि राजकोषीय संघवाद कैसे क्रमिक रूप से विकसित हुआ है, संघीय चरित्र क्या है भारत में, सार्वजनिक वित्त का बहुत सारे आप पीछे समझ गए कि संघीय चरित्र क्या है। राज्यों को केंद्र से अंतरण किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है अमाउंट का। आप जान गए कि क्यों किया जाता है, क्योंकि भाई केंद्र को कहीं अलग से हवा से तो इनकम हो नहीं रही है कि अचानक से हवा में जादू मार के पैसे बना रहा है। उसको जो भी आय हो रही है वो राज्यों से ही हो रही है, तो राज्यों के मध्य उसको वितरित किया जाना चाहिए और उसके वितरण के लिए एक निश्चित फॉर्मूला भी होना चाहिए, जिसका निर्माण कौन करता है? 280 अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग अनुसंधान करता है इस बात पर कि केंद्र और राज्यों के मध्य कर और शुल्कों का बंटवारा किस पैमाने पर किया जाए, और उन पैमानों को वो विकसित करता है जिसके आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य करों और शुल्कों का बंटवारा होता है। स्थानीय निकायों के साथ आवंटन भी होता है, जिसको 73rd अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में क्या किया गया, उसको भी संवैधानिकता प्रदान कर दी गई। तो जरा आज हम इन बातों को समझते हैं, है ना। कहानी थोड़ा स्टार्ट होगी इतिहास से और फिर आगे वर्तमान के साथ जुड़ते जुड़ते और फिर आज तक की स्थितियों को हम समझेंगे, ताकि बहुत बेहतरीन एक समझ विकसित कर सकें आप कि राजकोषीय संघवाद वास्तव में क्या है और कैसे उसमें चेंजेज आ रहे हैं।
सबसे पहला पॉइंट जो आर्टिकल में बताया गया वो ये है कि राजकोषीय संघवाद का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों को दर्शाता है, वित्तीय संबंधों से है। मैंने कहा ना ये राजकोषीय संघवाद की बात कर रहा है। तो राजकोष है, इसमें से यहाँ राजकोष से पैसे कहाँ से आ रहे हैं? विभिन्न इकाइयों से आ रहे हैं, संघ की विभिन्न इकाइयों से आ रहे हैं। और बच्चों जा कहाँ से रहे हैं? यहाँ से विभिन्न इकाइयों के लिए जा रहे हैं। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों में हम क्या देख रहे हैं? एक संघवाद की विशिष्टता देख रहे हैं। यहीं से बात शुरू हो रही है। राजकोषीय संघवाद का आशय देश की केंद्र सरकार तथा सरकार की अन्य इकाइयों के बीच वित्तीय संबंधों से है। यह दर्शाता है कि व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस प्रकार से आवंटित किया जाता है। राजकोषीय संघवाद, कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है, व्यय और राजस्व को सरकारी प्रशासन के विभिन्न स्तरों में किस तरह से आवंटित किया जाता है, यह हमको राजकोषीय संघवाद बताता है। राजकोषीय संघवाद लोगों को सबसे अधिक पसंद आने वाली जन सेवाएं बड़े स्तर पर देकर लागत कम रखने में सरकार की मदद करता है। राजकोषीय संघवाद का क्रमिक विकास 18वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जब अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1780 के दशक में लिखे गए अपने संघवादी पत्रों में कहा कि बहुस्तरीय सरकार में विभिन्न कार्य अलग अलग स्तरों पर संभाले जाते हैं, जिससे सरकार की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग गतिविधियां अलग अलग अभिष्टतम परिमाण में की जाती हैं। देखिए, अब आप बात को समझिए, ये क्या समझाना चाह रहा है कि जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है वो क्यों संघवाद का समर्थक है। वो ये कह रहा है कि अगर हम प्रशासन को, मान लीजिए ये पूरे हिस्से में हमें प्रशासन चलाना है और हमने इसको मान लीजिए 4 हिस्सों में बांट लिया। हमने देखा कि यह इकाई पर्वतीय है, ये इकाई मैदानी है, ये इकाई पठारी है, ये इकाई समुद्र तटीय है। अगर हम इसको बंटवारा नहीं करते और स्थानीय स्तर पर सरकार निर्मित नहीं करते, जो स्थानीय स्तर पर संसाधनों को देखते हुए नीतियां बनाती, तो क्या होता? हम केंद्र से एक जैसी नीति बना देते। अब एक जैसी नीति देखिए कैसी है। पठारी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए आप जो पॉलिसी बनाएंगे वो कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? वहां पर मिनरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। वहां पे हमें ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा खनिजों का हम उत्खनन कर सके और उन खनिजों पर आधारित उद्योगों को स्थापित कर सके। क्योंकि पठार कैसे होते हैं बच्चों? मिनरल रिच एरिया होते हैं। मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया? मिनरल हर्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। क्या है वो? मिनरल हर्टलैंड है, भारत का खनिज हृदय स्थल है। कहाँ है वो? झारखंड में है। किसका हिस्सा है? दक्कन प्लेट्यू का ऊपरी हिस्सा है वो, है ना। तो वहां पे बहुत सारा मिनरल पाया जाता है। भारत में आप देखें ना, जो भी मिनरल पाए जाते हैं वो पठारी हिस्सों में पाए जाते हैं। तो हमें पठारों में कैसी अर्थव्यवस्था विकसित करनी होगी? मिनरल बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करनी होगी। पर्वतों पर कैसी विकसित करनी होगी? चाय कॉफी के बागान लगाने होंगे, वहां पर प्राकृतिक संसाधनों को अर्थव्यवस्था का आधार बनाना होगा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हमें कुछ और तरह के आर्थिक विकास की रणनीति बनानी होगी। मैदानी क्षेत्रों में हम एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हैं। अब अगर हम इनको बांटे ना तो क्या होगा? इनको अगर हम बांटे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर इनका हम बंटवारा नहीं करते हैं तो एक जैसी आर्थिक विकास की रणनीति सभी क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं होगी। इसलिए हमें अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए, वहां की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए हमें अलग अलग तरह की नीतियों को बनाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से फेडरलिज्म ही बेस्ट मॉडल होता है बड़े देशों में शासन चलाने के लिए। और इसीलिए इंडिया में फेडरल मॉडल ऑफ रूलिंग को अडॉप्ट किया गया और अभी भी हम उसको आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम उसी के द्वारा भारत को पूर्ण विकसित कर सकते हैं।
भारत में आज तक राजकोषीय संघवाद, भारत में आज का राजकोषीय संघवाद ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। जो वर्तमान समय का राजकोषीय संघवाद आप देख रहे हैं, यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत आजादी के पहले के भारत में हुई थी। भारत में किसी समय केंद्र सरकार के असीमित विवेकाधीन अधिकारों वाली कठोर एकल व्यवस्था थी, मगर समय के साथ विभिन्न समितियों एवं संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की मदद से यह संविधान द्वारा नियंत्रित संघीय व्यवस्था में बदल गया। कैसे? क्रमानुसार। और अगर हम हिस्ट्री में इसको और क्लियर होना चाहें और स्पष्ट होना चाहें बच्चों, तो क्या कहेंगे कि भारत में राजकोषीय संघवाद के विकास की जड़ें 1858 में मिलती हैं हमको। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, आर्टिकल राइटर ऐसा क्यों कह रहा है, आगे वो क्लियर करते हैं कि जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय क्षेत्र को सीधे अपने अधिकार में ले लिया, उस समय लेखा की कोई मानक व्यवस्था नहीं थी और ना ही वार्षिक बजट होता था। वित्त का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का हुई होता था और स्थानीय सरकारों की मांग पूरी करने के लिए वो अपनी मर्जी से वित्तीय अनुदान देती थी। मतलब यहाँ पर कोई संघवाद तो नहीं था, लेकिन राजकोषीय संघवाद की जड़ आप देख सकते हैं, बीज देख सकते हैं, विकसित नहीं हुआ था। क्योंकि संघवाद में क्या होगा, राज्यों के अधिकार होंगे, राज्यों के पास अधिकार होंगे, वो आपको देने ही पड़ेंगे। आपके यहाँ संघवाद की स्थापना की गई तो केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध कैसे होंगे, इसको संविधान में लिख दिया गया और कोई भी सरकार संविधान का उल्लंघन कर नहीं सकती है, इसलिए सरकार को इसे मानना ही मानना पड़ता है, दूसरा कोई वे नहीं है उसके पास। बात हमारी समझ रहे हैं? जबकि 1858 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मर्जी से ही सही स्थानीय इकाइयों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय अनुदान, अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का अनुदान किया जाता था, लेकिन ये केंद्र की मर्जी पर होता था, इसमें कोई नियम नहीं होता था। स्थानीय सरकार ने केंद्र सरकार के स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राजस्व इकट्ठा करती थी, है ना। राजस्व इकट्ठा करने का उसके पास अपना कोई राजस्व का स्रोत नहीं होता था, वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राजस्व इकट्ठा करती थी, जिस कारण संग्रह के परिणाम से उनका सीधा लेना देना नहीं था। लेकिन भारत जैसे विविधता भरे और विशाल देश में वित्तीय व्यवस्था का विकेंद्रीकरण अवश्यंभावी था। कहां पर किस तरह का टैक्स लगाया जाए, कहां पे किस तरह की जनता है, कहां से कितना टैक्स वसूला जाए, किसको कितने टैक्स में छूट दी जाए, इन सबको स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए जाने से ज्यादा बेहतर प्रशासन निर्मित किया जा सकता था। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे देश के राष्ट्रवादी नेताओं ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि स्थानीय तत्वों को बनाए रखा जाए। और जब भैया स्थानीय तत्वों को बनाए रखा जाएगा और आप ये भी कह रहे हो कि स्थानीय तत्वों को बनाए रखा जाए और आप ये भी कह रहे हो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो फिर विकल्प क्या है आपके पास? देयर इज ओनली ऑप्शन कि आप फेडरलिज्म को एक्सेप्ट करें, आप संघवाद को स्वीकार करें। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में जो प्रयास हुए उनके कारण से इस दिशा में प्रगति हुई और इस दिशा में प्रगति का परिणाम क्या हुआ? हालांकि अगर हम बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो हमेशा भारत एक ही रहा है, और चाहे वो बिहार में शासन करने वाला चंद्रगुप्त हो या बिहार में शासन करने वाले अशोक हो या कोई और शासक हो, जब अपने आसपास के क्षेत्रों पर वो नियंत्रण स्थापित कर लेता था तो वो दूर दराज के हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करता था और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक इकाई के रूप में देखने की प्रवृत्ति सदियों से रही है। तो जो भारत में विविधता है और उसके ऊपर जो एकता है, ये प्रवृत्ति अभी की नहीं है, ये राष्ट्रीय आंदोलन की नहीं है, ये बहुत प्राचीन है और बहुत सदियों से आपको दिखाई देगी। लेकिन इसको स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने ज्यादा
व्यवस्थित तरीके से लोगों के सामने रखा, लोगों ने उसको स्वीकार किया और ब्रिटिश सरकार ने भी ये माना कि भैया हम चरणबद्ध तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको देंगे और उसी क्रम में हम आर्थिक संसाधनों के बंटवारे को देख पाते हैं। जैसे क्या मिलता है हमको, सबसे पहले 1900 मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आता है 1917 में, जिसमें वो कहता है कि हिज मैजेस्टी की सरकार का अंतिम उद्देश्य भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना है, लेकिन इसे हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ाएंगे। और इसी घोषणा को ध्यान में रखते हुए फिर कमेटीज बनाई गई, उन कमेटीज के रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने शासन के प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट लिया और उन दो हिस्सों को बांट के कुछ हिस्सों पर भारत के लोगों द्वारा शासन करवाने की बात कही और कुछ लोगों को सभासदों और कुछ विषयों को सभासदों और काउंसलर्स को दे दिया गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये शासन में एक उत्तरदायी बात आई और राज्य भी स्पष्ट रूप से बंटने शुरू हुए और राज्यों का स्पष्ट आवंटन हुआ, तो दोनों में कहीं ना कहीं संघीय प्रवृत्ति का विकास होगा केंद्र और प्रांत में। तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं इस बात को, 1919 के डायआर्की सिस्टम में देखते हैं, द्वैध शासन व्यवस्था में देखते हैं। प्रशासनिक विषयों व राजस्व स्रोतों को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतीय में बांटा गया था। पहली श्रेणी महाराजा या महारानी, जो भी ब्रिटेन में क्राउन बियर कर रहा होगा, के द्वारा नियुक्त सभासदों या काउंसलर के हाथ में थी। दूसरी श्रेणी के विषयों को मंत्री देखते थे, जिन्हें गवर्नर प्रांतीय विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों में से चुनते थे। हालांकि केंद्रीय अनुदान की प्रणाली अभी भी चलती रही, जिससे प्रांतों के बीच असंतुलन बढ़ गया, मगर इससे विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को गति मिली। ये प्रक्रिया आजादी की लड़ाई में और आगे बढ़ी। 1927 में साइमन कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा की और भारतीय राज्यों तथा प्रांतों का संघ स्थापित करने की सिफारिश की और यहां से संघ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गया अस्तित्व में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में भारत के सभी प्रतिनिधियों को बुलाया गया। भारत के जो भी राजनीतिक दल इस बात का दावा करते थे कि भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो थोड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हो चाहे बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करते हो, सभी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। किसी नतीजे पर ना पहुंच पाने के कारण क्या हुआ कि कई कमेटीज गठित की गई। उसी में से एक कमेटी जो है लॉर्ड विस्काउंट पील की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाई गई, जिसने केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजकोषीय संबंधों को जांचा और केंद्र तथा प्रांतों के बीच आयकर साझा किए जाने का सुझाव दिया, जिसमें प्रांतों का हिस्सा 5 वर्ष के लिए तय किया जाता था। आप इस पॉइंट को जरूर से जरूर नोट करें, ये नाम भी आप जरूर नोट करें। देखो ये कहाँ काम आएगा, आपको पेपर 1 में काम आएगा, हिस्ट्री में साइमन कमीशन की बात लिख रहे होंगे, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात लिख रहे होंगे, तो ये सारी बातें आप वहां कोट कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। पीटी में भी ऐसे फैक्ट पूछ ले जाते हैं, तो वहां के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले संघीयता की प्रवृत्ति कहाँ दिखाई देती है। तो केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजकोषीय संबंधों की पड़ताल की और केंद्र और प्रांतों के बीच आयकर साझा किए जाने का सुझाव दिया। तो करों का आवंटन शुरू हो गया। पीछे हमने आपको बताया कि भाई राजकोषीय संघवाद का लक्षण क्या है, करों और शुल्कों का बंटवारा। तो आप देखिए करों और शुल्कों का ये बंटवारा प्रारंभ हो गया। इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लाया गया एवं भारतीय राज्यों को 2 अलग इकाई मानते हुए
संघ व्यवस्था स्थापित की गई। दो अलग इकाई मानते हुए मतलब क्या हुआ, संघ की सरकार अलग, राज्य की सरकार अलग, ऐसा मानते हुए एक फेडरल सिस्टम डेवलप किया गया भारत में। इस प्रकार 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम में भारत में राजकोषीय संघवाद का बुनियादी ढांचा स्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ रहे हैं कि राजकोषीय संघवाद कहां से शुरू हो रहा है एग्जैक्टली हमने उसकी शुरुआत भले ही 1858 से करी, लेकिन वास्तव में ऑन पेपर कब से वो स्टार्ट हो रहा है, तो 1919 और 1935 के अधिनियम से राजकोषीय संघवाद का बुनियाद तैयार हो रहा है। 1919 के अधिनियम ने केंद्र प्रांतों के बीच राजस्व को अलग किया। भाई इस पर केंद्र सरकार लगाएगी, टैक्स वसूलेगी, इस पर राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। ये राज्यों की आय के स्रोत होंगे, ये केंद्र की आय के स्रोत होंगे। लेकिन 1935 के अधिनियम ने क्या कहा, केंद्र और राज्यों को संसाधनों का आवंटन करना होगा, साझा करने के प्रांतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान किया। तो वो करों और शुल्कों का बंटवारा भी हो गया, किस विषय पर राज्य शुल्क लगाएगा, कर लगाएगा, किस विषय पर केंद्र कर लगाएगा, शुल्क लगाएगा, इसका भी क्लियर कट डिवीजन हो गया। और केंद्र सरकार को होने वाले आयकर आय से आपस में बंटवारे का भी प्रावधान कर दिया गया। तो 1935 से भारत में पूरी तरह से संघ की स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन संघीय लक्षण पूरी तरह से आ गए। जो हम संघीय व्यवस्था की बातें आज हम जिस तरह का संघ बना रखा है हमने, वो 1935 में ही स्थापित किया गया। अब बात करते हैं अंग्रेजों के चले जाने के बाद क्या विकास हुआ इसमें। तो 1947 में आजादी के समय क्या क्या समस्याएं थी। भारत विभाजन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा। उससे दूसरी समस्या क्या खड़ी हुई, शरणार्थी संकट आया। तीसरी समस्या क्या खड़ी हुई, अनुभवहीन संस्थाएं, जो अभी प्रशासन में नियुक्त किए गए लोग हैं, प्रशासन करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो बहुत बेहतर तरीके से प्रशासन नहीं कर पाएंगे। और कमजोर व्यवस्था, ये सब समस्याओं से 1947 में भारत जूझ रहा था। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि एवं दूरदर्शिता के कारण 569 से अधिक रियासतों का विलय भारत संघ में करने में मदद मिली और भारत में संघीय ढांचे की एक मजबूत नींव निर्मित हुई। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंग्लिश रूलिंग पीरियड से और आजादी तक भारत में कैसे संघवाद का विकास हुआ। 1858 को एग्जाम्पल लिया, 1919 को एग्जाम्पल लिया। 1858 को तो हम एक पॉइंट ऐसा मानते हैं जहां से भारत में थोड़ा बहुत उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई, क्योंकि कंपनी तो बिल्कुल ही अत्याचारी शासन था कंपनी के रूलिंग में। जब से क्राउन का शासन आया तब से थोड़ा बहुत शासन में सुधार आया और फिर उसके बाद क्रमिक रूप से ये व्यवस्था मजबूत होती रही। संविधान सभा में धीरे धीरे करके ये चर्चा संविधान बनने तक उसी तरह का 1935 द्वारा निर्मित जो व्यवस्था थी वो चलती रही। अब बात करते हैं कि भारत में सार्वजनिक वित्त का संघीय चरित्र कैसे है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वित्त का संघीय चरित्र कैसे है। वित्त का मतलब क्या है बच्चों, वित्त का मतलब फिनांस, जो पैसे सरकार के पास आ रहे हैं उनका चरित्र कैसे संघीय है, जरा इसको हम लोग समझेंगे। हमने पीछे आपको समझाया कि संघीयता का मतलब क्या है। संघीयता का मतलब है कि विषयों का क्लियर कट आवंटन कर दिया जाए, किसी के पास कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो भाई संविधान सभा बैठी है ना, 9 दिसंबर 1946 से संविधान सभा ने अपना काम करना शुरू किया और ये संविधान सभा आगे चलकर फिर वो संसद की तरह से काम करने लगेगी आजादी के बाद से। और इस संविधान सभा ने धीरे धीरे करके सभी प्रकार का जो हमारा संविधान है, जो संविधान के विभिन्न अध्याय हैं, उन पर बखूबी व्याख्या चर्चा करी और एक बहुत बेहतरीन संविधान निर्मित करके हमको दिया। तो वहां से हम शुरू करेंगे कि आजादी के बाद क्या व्यवस्था निर्मित हुई है सार्वजनिक वित्त के लिए। संविधान सभा
में भारतीय संविधान के संघीय प्रकृति पर खासी चर्चा हुई। संघवाद संविधान का मूल तत्व बन गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन शब्दों में इसकी बखूबी व्याख्या की। संविधान का मसौदा संघीय संविधान है क्योंकि यह दोहरी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। दोहरी मतलब एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी। प्रस्तावित संविधान के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था के केंद्र में संघ तथा परिधि पर राज्य होंगे और दोनों के बाद संविधान में दोनों के पास अब संविधान में उल्लिखित अपने अपने क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकार होंगे। कोई एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि भारत के संविधान की जो विशिष्टताएं हैं और भारत के संविधान के द्वारा केंद्र सरकार को जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वो थोड़ा इस बात को डिनाई करती हैं कि भारत में पूरी तरह से संघीय शासन है, इसको समर्थन नहीं करती। भारत में पूरी तरह से संघीय शासन है, इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं देती हैं। ये कौन नहीं देता है? हमारे संवैधानिक व्यवस्था। हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ताकतवर है और कई बार आपको ध्यान से देखने पर लगेगा कि एकात्मकता के लक्षण संघात्मकता के लक्षण से बहुत ज्यादा है। भारत का संविधान संघात्मकता और एकात्मकता के बीच में भी नहीं है बल्कि एकात्मकता की ओर अधिक झुका हुआ है। लेकिन फिर भी संविधान स्वयं को संघीय कहता है, हम भी संविधान को संघीय कहते हैं। संघवाद के भी बहुत सारे लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? सभी को दोनों के पास संविधान में उल्लिखित अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभु अधिकार होंगे। 1950 में अंगीकृत भारतीय संविधान भारत को राज्यों के धर्मनिरपेक्ष संघीय समाजवादी संघ के रूप में परिभाषित करता है। केंद्र और राज्य दोनों के पास अलग अलग विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। केंद्र राज्य दोनों के पास अलग अलग विधायी, कार्यकारी और न्यायिक व्यवस्थाएं हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों एवं कार्यों की सीमा तय की गई है, जिसका जैसे केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हमने आपको बताया कि केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर राज्य सरकार कानून, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची पर तीनों कानून बनाएंगी और इसमें से केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। अगर इन दोनों में कानून निर्माण को लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो केंद्रीय सूची के विषय में ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे आपने देखा परमाणु ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायु मार्ग, बड़े स्तर वाले क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र सूची में ऐसे विषय हैं जो राज्यों के भीतर विकास की अच्छी खासी संभावना से जुड़े हैं। संविधान में केंद्र को कराधान अधिकार स्पष्ट किए गए हैं और राजस्व तथा कुछ अन्य संसाधनों की साझेदारी तय करने वाले सिद्धांत भी दिए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर जो केंद्र और राज्यों के बीच साझा करना होता है और उसके लागू होने के बाद आयकर का पूरा अधिकार केंद्र के पास आ गया, जबकि राज्यों को क्या हुआ? स्टाम्प शुल्क, अल्कोहल युक्त पेय उत्पादों पर शुल्क, अल्कोहल युक्त उत्पादों पर शुल्क, वाहनों के पंजीयन एवं वाणिज्यिक उपयोग पर शुल्क कर तथा कुछ अन्य छोटे करों के संग्रह का अधिकार मिल गया है। तो वस्तु और सेवा कर के आने से केंद्र एवं राज्यों के बीच साझा करना होता है उसको, फिर भी इसके बावजूद राज्य के पास अभी भी कुछ करों के माध्यम बचे हुए हैं और केंद्र के पास भी कुछ बचे हुए हैं। तो अभी क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कर में आप देखते हैं कि अधिकांश कर प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा वसूले जाते हैं? केंद्र के द्वारा वसूले जाते हैं। राज्य के पास प्रत्यक्ष करों का बहुत कम हिस्सा है, या कह लो कि नहीं है, मोटी बात ये कह लो कि नहीं है। तो प्रत्यक्ष कर सारे केंद्र के पास है, तो प्रत्यक्ष कर जो केंद्र के पास है वो तो बट ही रहे हैं।
अप्रत्यक्ष कर जो अभी तक अलग अलग थे उनको भी इंटीग्रेट किया गया वन नेशन वन टैक्स के लिए, और वन नेशन वन टैक्स किया गया तो उनका बंटवारा अनिवार्य है। तो अगली बात जो हमें जानना है वो है करों और शुल्कों का बंटवारा, जिसको आप कहते हैं राज्यों को केंद्र से अंतरण। आपने पहले क्या समझा, भारत में सहयोगी संघवाद का विकास, भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ, राजकोषीय संघवाद का विकास कैसे हुआ। फिर आपने दूसरी हेडिंग में देखा कि राजकोषीय संघवाद क्या है, कैसे काम कर रहा है, आजादी के बाद उसमें संवैधानिक व्यवस्था क्या निर्मित की गई। संवैधानिक व्यवस्था में आपने 7वीं अनुसूची पढ़ा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। आपने देखा कि इसमें सबको अलग अलग अधिकार है कानून निर्मित करने के, और कौन कौन से विषय हैं जो संघ सूची में जाएंगे, राज्य सूची में जाएंगे, उनका महत्व क्या है, कैसा है, इन सारी बातों को भी आपने समझा। और फिर बाद में देखा कि अप्रत्यक्ष करों को भी इंटीग्रेट करके जीएसटी लाया गया। तो अभी हम समझेंगे कि इनका अंतरण कैसे होना चाहिए, इनका ट्रांसफर कैसे होना चाहिए स्टेट्स को, अलग अलग राज्यों को। तो भारत इस मामले में अनूठा नहीं है, क्योंकि सरकारों के बीच अंतरण संघीय व्यवस्था वाले देशों में होता है, होता ही है। क्योंकि संघीय व्यवस्था होगी, कर संघ के पास जाएगा, तो उसका अंतरण राज्यों को करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प है ही नहीं। और अगर राज्य और केंद्र दोनों अपनी मनमर्जी से टैक्स लगाने लगेंगे, दोनों में कराधान को लेकर कोई आपसी समझौता नहीं होगा, तो जनता फिर विद्रोह कर देगी। और जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कैनन ऑफ कन्वीनियंस का पालन नहीं करेगा। टैक्सेशन में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस। हमें टैक्स ऐसा लगाया जाना चाहिए राज्य के द्वारा जो हमारे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हो, हम कन्वीनियंट हो उसको भुगतान करने में। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे कैनन्स हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं टैक्स लगाने के। कभी मौका मिलेगा हम लोग उन पर भी बात करेंगे, है ना। तो बात यहाँ बच्चों क्या है कि भारत इस मामले में अनूठा नहीं है, क्योंकि सरकारों के बीच अंतरण संघीय व्यवस्था वाले देशों में होता है। एकल पार्टी वाली सभी व्यवस्थाओं में भी केंद्र सरकार से स्थानीय सरकारों को अंतरण किया जाता है, कि उसके बिना प्रशासन नहीं चल पाएगा। भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजस्व एवं व्यय में अंतर तथा एक ही स्तर पर मौजूद इस तरह के अंतर को पाटने के लिए केंद्र सरकार सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है। क्या कह रहा है ये? दो तरह के अंतरण है बच्चों केंद्र द्वारा राज्य को दिए जाने वाले। कौन कौन से हैं? सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण। इन सब शब्दों को आप समझते चलेंगे, अभी और एक क्लेरिफाई होंगे। बहुत बढ़िया आर्टिकल है, आप अंत तक बने रहें, बहुत यूजफुल आर्टिकल है। निश्चित तौर पर पेपर 2 और पेपर 3 में ये क्वेश्चन मेंस में पूछे जाएंगे। तो पेपर 2 और पेपर 3 की तैयारी के लिए इनको जरूर से जरूर अपने ध्यान में रखें। तो बच्चों क्या कह रहा है कि भारत में सरकार के विभिन्न स्तरों पर राजस्व और व्यय में अंतर और एक ही स्तर पर मौजूद इस तरह के अंतर, सरकार के विभिन्न स्तरों पर और एक ही स्तर पर इस तरह का जो अंतर है उसको पाटने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है? फिर राज्यों के पास जो इनकमिंग है और जो आउटगोइंग है उसका अंतर है, उसको पाटने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पैसे देगी उसको। तो केंद्र सरकार सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान करती है। अब जरा इनको और क्लेरिफाई करते हैं कि ये है क्या। सामान्य उद्देश्य वाला अंतरण वास्तव में वित्त आयोग के जरिए राज्य सरकारों को मिलने वाली बिना शर्त धनराशि होती है। कोई कंडीशन नहीं होती है। जो भी रिकमेंडेशन देता है फिनांस कमीशन कि इतना % टैक्स और करों और शुल्कों का इतना % राज्यों को दे दीजिए,
तो केंद्र सरकार उतना परसेंट राज्यों को दे देती है। आर्टिकल 280 के तहत ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। तो सामान्य उद्देश्य वाला अंतरण वास्तव में वित्त आयोग के जरिए राज्य सरकारों को मिलने वाली बिना शर्त धनराशि है। वित्त आयोग क्या है भाई, उसको भी जान ले जरा। वित्त आयोग का गठन राजस्व एवं व्यय का अंतर पाटने के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 375 से 378 के तहत 1951 से ही हर 5 वर्ष में किया जाता है। केंद्र में होने वाले अंतरण का बड़ा हिस्सा इसी में आता है। यह क्या है, यह केंद्रीय करों को राज्य के पास अंतरित करने के मानक एवं सहायता अनुदान के वितरण के सिद्धांत की सिफारिश करता है। बच्चों बात क्लियर हुई? बात ये कह रहा है कि 2 तरह के अनुदान दिए, 2 तरह से पैसे दिए जा रहे हैं, सामान्य उद्देश्य वाले अंतरण और विशेष उद्देश्य वाले अंतरण। सामान्य उद्देश्य अंतरण में क्या हो रहा है, वित्त आयोग के जरिए राज्य सरकारों को मिलने वाली बिना शर्त धनराशि है ये, और वित्त आयोग का गठन राजस्व एवं व्यय का अंतर पाटने के उद्देश्य से वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और वो कैसे कैसे बताता है वैसे वैसे केंद्र सरकार राज्य को दे देती है। अभी तक 14 वित्त आयोगों ने अपनी अवधि पूरी की है। 15वां वित्त आयोग 2020-21 के लिए सिफारिशें कर चुका है। तो ये व्यवस्था है वित्त आयोग की। अब जब दूसरे वाले की बात करेंगे, हमने पीछे क्या बताया कि 2 तरह का अंतरण है। केंद्र द्वारा 2 तरह का अंतरण हमने बताया। पहला क्या है बच्चों, सामान्य उद्देश्य अंतरण, है ना, और दूसरा क्या है, दूसरा है विशेष उद्देश्य अंतरण, है ना। विशेष उद्देश्य अंतरण और सामान्य उद्देश्य अंतरण, ये दोनों बातें हमें करनी है। तो हमने बताया कि सामान्य उद्देश्य अंतरण कैसे हो रहा था, आपने कहा भाई वित्त आयोग की सिफारिश से वो बांट दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बांट दिया जाता है। राज्यों को बचा हुआ केंद्रीय अंतरण विशेष उद्देश्य वाले अंतरण के रूप में होता है, जिसे सशर्त अंतरण कहा जाता है। उसमें हमने कहा बिना शर्त दिया जाता है, समझ लो कि ये आपका हिस्सा है, आप ले जाओ इसको, जैसा मन में आए वैसा खर्च करो। लेकिन अगर हमने ये भी बता दिया कि इसको कहां खर्च करोगे, अगर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई धन आवंटित किया और उस आवंटन में केंद्र सरकार ने यह भी बता दिया कि ये धन आप खर्च कहां करेंगे, तो ये कैसा आवंटन हो गया, ये सशर्त आवंटन हो गया। और इसी को हम कहते हैं कि विशेष उद्देश्य वाले केंद्रीय अंतरण। काहे के लिए किए जाते हैं बच्चों, अधिकांशतः ये स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल विकास जैसे सामाजिक क्षेत्रों में होते हैं, जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे का हिस्सा होते हैं और राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। क्लियर हुई मेरी बात? सामान्य उद्देश्य अंतरण और विशेष उद्देश्य अंतरण। सामान्य उद्देश्य अंतरण केंद्र कैसे दे रहा है, वो दे रहा है वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर। क्यों दे रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, आप ले जाइए और अपने आय और व्यय के अंतर को बांटिए। दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ और पैसे ले जाइए, लेकिन इसको क्या करिए, इसको आप हेल्थ पे खर्च करिए, कहेगा इसको आप एजुकेशन पे खर्च करिए, कहेगा आप इसको स्किल डेवलपमेंट पे खर्च करिए, या किसी पर्टिकुलर उद्देश्य में लगाएगा और कहेगा कि आप इसको इस निश्चित उद्देश्य में ही खर्च करेंगे। तो ऐसे अंतरण को बच्चों हम कहते हैं सशस्त्र अंतरण, सशर्त अंतरण, और इनका एक अपना विशेष उद्देश्य होता है। अंतरण संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में किए जाते हैं। ये वाले अंतर वाले कैसे किए जाते हैं बच्चों, वो बिना शर्त के किए जाते हैं, वो किए जाते हैं योजना, वो किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस को आधार बनाकर। ये कैसे किए जा रहे हैं,
संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों द्वारा केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में किए जाते हैं। 2014-15 तक पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा विकास की योजनाओं के लिए तय किए गए अंतरण में सशर्त अंतरण भी शामिल होते थे। जैसे आपसे कभी पूछा जाएगा कि योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, तो आप ये पॉइंट कोट करेंगे। बहुत यूजफुल लेक्चर है बच्चों, लास्ट तक बने रहें हमारे साथ, है ना। और इसको आप थोड़ा शेयर कर दें, लाइक कर दें और भी लोगों को इसके साथ जोड़ दें। ये आपकी जिम्मेदारी है। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन को आप आगे बढ़ाएं, बहुत सारे लोगों तक उसको पहुंचाएं और अनअकैडमी निश्चित तौर पर एक महान काम कर रहा है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महान कार्य में आप अपना सहयोग दें। तो बच्चों, सशर्त अंतरण भी शामिल होता था योजना आयोग वाले में। योजना आयोग जो योजनाएं बनाता था, योजना आयोग के अंतरण में फॉर्मूला पर आधारित सामान्य केंद्रीय सहायता तथा विशेष योजना सहायता, बाहरी सहायता वाली परियोजनाओं के लिए सहायता जैसे विवेकाधीन अंतरण शामिल होते थे। परंतु अब क्या है? अब कुछ नहीं है। अब धन के आवंटन की संपूर्ण जिम्मेदारी किसके ऊपर है? वित्त मंत्रालय के पास है। नीति आयोग क्या है? केवल और केवल एक थिंक टैंक है और वो योजनाएं बनाएगा, जो चीजें उसको समझ में आएंगी वो बताएगा सरकार को, सरकार उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। पैसे कितने किसको दिए जाने हैं इस बात का रिकमेंडेशन कोई भी नीति आयोग नहीं करेगा। तो बच्चों, समझ में आया? पहली हेडिंग में आपने क्या देखा? कैसे विकास हुआ भारत में राजकोषीय संघवाद का। दूसरी हेडिंग में देखा कि उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है। तीसरी हेडिंग में देखा कि केंद्र से राज्य का अंतरण कैसे हो रहा है। अब चौथी हेडिंग में हम देख रहे हैं कि स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण कैसे किया जाता है। आप इसको जानते हैं, आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1992 पढ़ा होगा, जिसके द्वारा स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और आर्टिकल 243I और अनुच्छेद आर्टिकल 243Y के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग के गठन की सिफारिश की गई, जिसके द्वारा करों और शुल्कों का बंटवारा स्थानीय निकायों और राज्यों के मध्य किया जा सके। तो जरा इसको समझते हैं, स्थानीय निकायों को भी हम संसाधनों का आवंटन कैसे करते हैं, और ये आपको सहयोगी संघवाद की व्याख्या करने के लिए या राजकोषीय संघवाद की व्याख्या करने के लिए बहुत आवश्यक होगा। जब तक आप नीचे के स्तर तक बात नहीं करेंगे, बात पूरी नहीं होगी। तो क्या हुआ भैया? उपराज्य या स्थानीय प्रशासनिक निकायों के स्तर तक विकेंद्रीकरण के बगैर ही राज्यों को अधिकार प्रदान करना 1990 के दशक से पूर्व बहुत कम था। लेकिन फिर क्या हुआ? बहुत कम पैसे जाते थे नीचे के लिए, राज्यों के पास संसाधन कम होते थे और उनका कोई नियमित ढांचा नहीं था कि कैसे जाए, क्या करे। इसके लिए कोई बहुत संवैधानिक व्यवस्था निर्मित नहीं की गई थी। तो 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन पारित होने के बाद ही 2 स्तर वाला भारतीय संघीय ढांचा 3 स्तर वाले संघीय ढांचे में बदल गया और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ। अब 3 संवैधानिक सरकारें हो गई। कौन कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। 3 सरकारें संवैधानिक सरकारें बन गई। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य विधानमंडलों को कुछ जिम्मेदारियां, शक्तियां एवं अधिकार पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को सौंपने होते हैं ताकि विकेंद्रीकरण बढ़े और योजनाओं के क्रियान्वयन में, निर्णय लेने में, पारदर्शिता लाने में, जवाबदेही सुनिश्चित करने एवं उनके परिणामों पर नजर रखने में समुदायों की हिस्सेदारी अधिक हो जाए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज्यादा हो। किन चीजों में? योजनाओं का क्रियान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको बताया
कि सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, फेल हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेल्योर का जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में। बलवंत राय मेहता ने सिफारिश की कि इस तरह का कोई भी प्लान कभी भी सफल नहीं होगा जब तक कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन जैसी कोई व्यवस्था ना निर्मित की जाए। और स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था निर्मित करने से होगा क्या? होगा ये कि पूरा गांव मिलकर तय करेगा कि सड़क कहाँ बनेगी, खड़ंजा कहाँ बनेगा, पाइप कहाँ लगेगा, हैंड पाइप कहाँ गड़ेगा, कुआं कहाँ खोदेगा, स्कूल कहाँ बनेगा, पंचायत घर कहाँ बनेगा। और नहीं बना रहा है ये वाला ग्राम प्रधान नहीं बना रहा है तो अगला ग्राम प्रधान अगले 5 साल में इसको बदल देंगे हम। तो क्या हुआ, जनता को स्थानीय स्तर पर चीजें देने के प्रयास के क्रम में ही ये विकेंद्रीकरण आया, पंचायती राज व्यवस्था आई। जैसा हमने बताया आपको कि योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्णय लेने, योजना आ गई भाई कि सड़क बनेगी, कहां बनेगी तो स्थानीय स्तर पर तय हो, पारदर्शिता लाई जाए उसमें, जवाबदेही सुनिश्चित हो और परिणामों पर नजर भी रखी जाए कि कैसे हो रहा है। तो इसमें भैया समुदायों की हिस्सेदारी करना जरूरी था, जिसके कारण से बच्चों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। या यूं कह लो कि जिसके कारण से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी और आगे चलकर उसको संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया ताकि स्थानीय स्तर पर इन सारी चीजों को नियमित विनियमित किया जा सके। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई में 5 वर्ष के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग के गठन की जरूरत और भी बढ़ गई ताकि राज्य एवं पंचायतों के बीच करों के शुद्ध बंटवारे पर निर्णय लिया जा सके। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के जिम्मे रहने वाले कर, शुल्क एवं टोल पूर्व निर्धारित किए जा सकें और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला सहायता अनुदान तय हो सके, ताकि ऐसा ना हो कि कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, तो उससे आप डेवलपमेंट पॉलिसीज को बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो स्थानीय निकायों को संसाधनों का अंतरण क्यों आवश्यक हो गया? 1992 के बाद उसको संवैधानिक दर्जा दिए जाने के बाद जरूरी हुआ। इसके अलावा योजनाओं के क्रियान्वयन में निर्णय लेने, पारदर्शिता लाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए, परिणामों पर नजर रखने इत्यादि के लिए समुदायों की हिस्सेदारी बढ़ानी थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक दर्जा दिया गया और संशोधन के द्वारा उसमें आर्टिकल 243 आई 243 वाई जोड़ा गया। 5 वर्षों के नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग के गठन किया जाएगा। क्या करेगा वो? करों और शुल्कों के शुद्ध आगमों का बंटवारा करेगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं के जिम्मे रहने वाले कर, शुल्क एवं टोल को पूर्व निर्धारित किया जा सकेगा। पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को उपलब्ध कराया जाने वाला सहायता अनुदान तय हो सकेगा। धन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय संघवाद की पुनर्परिभाषा। हम 5वीं हेडिंग में आ गए। अब हम समझ गए कि संघीय, अभी तक हमने बच्चों क्या समझे, देखो बहुत क्रमिक रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बेहतरीन आर्टिकल आपके लिए है बच्चों, ये है ना। पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 दोनों में आपको हेल्प करने वाला है। और एसए के पेपर में सबसे पहले आपने पहले क्या पढ़ा? संघवाद है क्या, संघवाद क्या है। दूसरी हेडिंग में आपने क्या पढ़ा? क्रमिक विकास कैसे हुआ। तीसरी हेडिंग में क्या पढ़ा? भारत ने क्या व्यवस्था विकसित करी संविधान में। चौथी हेडिंग में क्या पढ़ा? केंद्र और राज्य कैसे काम कर रहे हैं। अगली हेडिंग में क्या पढ़ा? राज्य और स्थानीय निकाय कैसे काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब स्थानीय निकायों के बारे में पढ़ लिया, राज्य के बारे में पढ़ लिया, केंद्र के बारे में पढ़ लिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है संघीय राजकोषीय संघवाद को पूरी तरह से समझ गए। अब सवाल ये है कि राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित कैसे किया जा रहा है। अब हम आते हैं समसामयिक बातों पर। इस समय राजकोषीय संघवाद कैसे विकसित हो रहा है, कैसे उसका उपयोग
धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कैसे राजकोषीय संघवाद को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है, इसको जरा देखते हैं। तो इस क्रम में ये कहेंगे हम, लेखक ये कह रहा है कि समसामयिक आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए समय के साथ संघवाद का विकास हुआ है। संघवाद का बुनियादी सिद्धांत तो वही रहा, मगर तमाम वर्षों में हुए कई घटनाक्रम ने इसको परिवर्तित किया। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं कि संघवाद अपने आप में कोई जड़ व्यवस्था नहीं है। जैसे समय बदलेगा, और कोई भी कानून, कोई भी व्यवस्था जड़ नहीं होती है। जब व्यवस्था जड़ हो जाती है तो उसमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें मारकाट की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए चाहे वो धर्म की व्यवस्था हो, चाहे वो राजनीति की व्यवस्था हो, चाहे वो प्रशासन की व्यवस्था हो, परिवर्तन के सार्वभौमिक नियम को उसे स्वीकार करना चाहिए। और चाहे आप हो, हम हो, परिवर्तन एक सार्वभौमिक नियम है। अगर हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे तो हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन कर रहे होंगे बच्चों। और जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा होगा, जो भी व्यवस्था प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही होगी, वो कभी भी सरवाइव नहीं कर सकती, उसका एग्जिस्टेंस कभी भी नहीं हो सकता। तो वही ये कह रहे हैं कि संघवाद भी क्या है, परिवर्तनशील रहा है और समसामयिक आवश्यकताओं तथा विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए ये बदलता रहा है। लेकिन इस परिवर्तन के क्रम में भी संघवाद का बुनियादी सिद्धांत बचा रहा। और हमारे यहाँ चूंकि संघवाद संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, तो इसलिए हम उसको संशोधित भी नहीं कर सकते। लेकिन आगे ये कह रहे हैं कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तमाम वर्षों में जो कई घटनाक्रम हुए, उन्होंने इसको बहुत तरह से प्रभावित किया। कौन कौन से घटनाक्रम हुए? कौन कौन से घटनाक्रम हुए भाई जिन्होंने इसे प्रभावित किया? जैसे 1991 का उदारीकरण। बच्चों, ये 1991 का उदारीकरण ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ राजकोषीय प्रबंधन को प्रभावित किया, बल्कि हर चीज को प्रभावित किया। तुम्हारे खाने पीने को प्रभावित किया, तुम्हारे रहने को प्रभावित किया, तुम्हारे सोचने के तरीके को प्रभावित किया, तुम्हारे बात व्यवहार को प्रभावित किया। ईच एंड एवरीथिंग, जीवन के हर पहलू को इसने प्रभावित किया। आप कहते हैं ना कि इस डायमेंशन को, उस डायमेंशन को, उस डायमेंशन को, हर डायमेंशन को कवर कर ले, जो उसको क्या कहते हैं, 360 डिग्री इफेक्ट रहा उसका, पूरे वृत्त पर उसका प्रभाव रहा। किसी एक डायमेंशन को छोड़िए, पूरे वृत्त पर उसका प्रभाव रहा। आपके पूरे जीवन वृत्त पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो उदारीकरण बहुत महत्वपूर्ण घटना है इस दृष्टिकोण से। यूपीएससी लगातार क्वेश्चन बना रहा है, कोई ऐसा साल नहीं जब उदारीकरण पर प्रश्न ना आ रहा हो। पेपर 1 उठा के देखिए, हर साल एक क्वेश्चन उदारीकरण पे रह रहा है पिछले 2-3 वर्षों से। इस साल भी था, 2020 के पेपर में भी। तो 1991 का उदारीकरण, 2005 में वैट का क्रियान्वयन, और हाल के परिवर्तनों में जैसे 2017 में जीएसटी प्रणाली का लागू किया जाना, 2015 में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन करना, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाना इत्यादि के कारण बिना शर्त राशि का अंतरण बढ़ गया है, जिसके कारण केंद्र राज्य संबंध भी लगातार बदलते रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बातें आपको? भाई जीएसटी लेंगी केंद्र सरकार, तो क्या हुआ, बहुत सारे राज्य सरकारों का हिस्सा किसने ले लिया, जीएसटी में आ गया। राज्य सरकारों के पास अप्रत्यक्ष कर ज्यादा थे, जिसके कारण से उनको आय होती थी। अप्रत्यक्ष करों को किसमें शामिल कर लिया गया है, जीएसटी में। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। और एक मोटी बात कही जाती है, वन नेशन वन टैक्स। हालांकि सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को नहीं शामिल किया गया है, कुछ अप्रत्यक्ष कर अभी भी स्वतंत्र हैं और राज्य उनको आरोपित करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मुद्दा टैक्सेशन नहीं है, दूसरा है, तो हमें यहीं तक सीमित होना होगा। 2005 में जब वैट का क्रियान्वयन किया गया तो उसमें भी इनपुट क्रेडिट का सिस्टम लॉन्च हुआ। वैट आएगा तो वैट में इनपुट क्रेडिट का सिस्टम आएगा, आगे हम कभी पढ़ाएंगे वो कैसे काम करेगा।
तो उससे भी केंद्र के आगमों में वृद्धि होगी। उदारीकरण के कारण से केंद्र के आगमों में वृद्धि हुई। तो ये जो घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ, इनके कारण से केंद्र के आगमों में वृद्धि होगी, तो वो राज्य की ओर भी फिल्टर होंगे। और 2015 के बाद योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया। हमने बताया कि योजना आयोग भाई पैसे वैसे खर्च करने के लिए भी बताता था कि कौन सी योजना पर कितने पैसे व्यय किए जाएंगे, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को योजनाओं के क्रियान्वयन संचालन के लिए कैसे धनराशि को आवंटित करेगी, ये सब भी योजना आयोग बताता था। लेकिन नीति आयोग के पास ये सारे काम अब नहीं है। तमाम केंद्र प्रायोजित योजनाओं को भी बड़ा तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया गया। तो बहुत सारा इकोनॉमी के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए, जिनका प्रभाव केंद्र राज्य संबंधों पर भी पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह बता रहे हैं कि बिना शर्त राशि का अंतरण बढ़ गया है। जो बिना शर्त राशि थी उसका अंतरण केंद्र से राज्यों की ओर बढ़ गया है। बिना शर्त अंतरण क्या है, अगर नहीं समझ पाए तो आपको पीछे एक बार फिर से जाना होगा, वीडियो को देखना होगा। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी घोषणाएं हुई जिन्होंने केंद्र राज्य संबंधों में ढांचागत बदलाव ला दिए। राज्यों को दी जाने वाली बिना शर्त राशि में वृद्धि, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें हुई, जरा आप इसको देखेंगे। राज्यों को दी जाने वाली बिना शर्त राशि में वृद्धि, क्या बता रहे हैं ये, राज्यों को कर अंतरण एवं अनुदान समेत वित्त आयोग से अंतरित होने वाली राशि राज्यों को अंतरण का प्रमुख स्रोत रही है। 8वें वित्त आयोग के समय कुल अंतरण में इस राशि का 16.1% हिस्सा था, जो 10वें वित्त आयोग में बढ़कर 68.6% हो गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जैसे जैसे कर का आधार बड़ा होता जा रहा है, केंद्र सरकार के शुद्ध आगम बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले बिना शर्त स्थानांतरण में वृद्धि हो रही है। बाद में 12वें वित्त आयोग के कार्यकाल तक वो इतना ही बना रहा। 13वें वित्त आयोग के समय केंद्र प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के कारण वित्त आयोग से अंतरण बढ़कर करीब 20% हो गए। लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मियों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% हो गई, जो अब तक की सबसे अधिक वृद्धि थी। कुल अंतरण में वित्त आयोग के अनुदानों की हिस्सेदारी बढ़कर 74% हो गई और केंद्रीय कर प्राप्तियों में से हिस्सेदारी में 10% की भारी वृद्धि 32 से 42 राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य की ओर संकेत करती है, क्योंकि राज्यों के पास ज्यादा पैसे आएंगे तो वो ज्यादा फ्री होकर अपनी फिस्कल पॉलिसी बना पाएंगे और खर्च की अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकेंगे और खुद आकलन कर राज्य के लिए जरूरी विकास योजनाएं भी शुरू कर पाएंगे अपने धन के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से। सरकारों के बीच अंतरण में ढांचागत बदलावों के अलावा राज्यों को केंद्र से अंतरण की मात्रा 2011-12 में 5.61 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2014-15 में 6.71 लाख करोड़ हुई और 2019 में भारी बढ़ोतरी के साथ 11.18 लाख करोड़ रुपए हो गई। इससे राज्यों को विकास पर अपना खर्च बढ़ाने में बड़ी सहूलियत हुई। राज्य अपने हिसाब से योजनाएं बना पाएंगे। तो ज्यादा फेडरल वैल्यूज आ रही हैं, ज्यादा फेडरलिज्म की वैल्यूज आ रही हैं। पहले क्या था, केंद्र योजनाएं बनाएगा, पैसे दे देगा, आप संचालित करो। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम पैसे को बिना शर्त दे दें आपको और आप अपने हिसाब से योजनाएं बना लो और उसको खर्च करो। तो यही कह रहा है ये कि जिससे वो अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाएंगे। जब हम बिना शर्त पैसे देंगे तो वो अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से राज्य खर्च करेंगे, और अगर हम शर्त लगा के देंगे तो क्या होगा, वो अपनी प्राथमिकताएं
नहीं तय कर पाएंगे, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो एक तरह से इसको देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज को करने में, विकास कार्यों को करने में केंद्र को राज्यों को अधिक सहूलियत दे रही है। अधिक सहूलियत दे रही है मतलब कह रही है कि भाई अब अपने हिसाब से सोच कर लो, 2 पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं। जो पैसे हम सशर्त अनुदान देते थे, सशर्त अंतरण करते थे, उसको हम बिना शर्त अंतरण में दे रहे हैं आपको, और आप अपनी प्राथमिकताएं खुद तय कर लें, खुद आकलन कर लें कि क्या किस तरह की विकास योजनाएं हमारे लिए आवश्यक हैं, और उनके हिसाब से अपनी विकास योजनाओं का संचालन परिचालन करें। और मात्रा भी बढ़ी रही, आप लगातार देख रहे हो। तो इससे क्या हुआ, राज्यों को विकास पर अपना खर्च बढ़ाने में बहुत सहूलियत हो गई। और क्या हुआ, और हुआ केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत बनाया गया। समय के साथ महत्वपूर्ण समितियों, उपसमूहों की सिफारिशों के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना में के अंत में इनकी संख्या 190 थी, जो नवी योजना के अंत में बढ़कर 360 हो गई, और 12वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभ में 66 हो गई। इन्हें दुरुस्त बनाने की सबसे हालिया पहल 2016-17 में हुई, जो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिशों पर आधारित थी। ये उपसमिति किसने गठित की थी? नीति आयोग के अंतर्गत गठित समूह द्वारा पेश रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या 66 से घटाकर कितनी कर दी गई बच्चों? 28 कर दी गई। बड़े राज्यों हेतु प्रमुख योजनाओं के लिए वित्त जुटाने का तरीका क्या है? 70:30 से बदलकर 60:40 कर दिया गया। पहले 70:30 का रेशियो था जिन योजनाओं में, उनको 60:40 के रेशियो पर कर दिया गया केंद्र प्रायोजित योजनाओं का। राज्यों की योजनाओं के अंतर्गत अपनी जरूरतों के लिए 10% के बजाय 25% राशि खर्च करने की छूट दी गई। राज्यों को योजनाओं के अंतर्गत अपनी जरूरतों के लिए 10% के बजाय 25% राशि खर्च करने की छूट दी गई। नीति आयोग के साथ प्रत्येक मंत्रालय विभाग से प्रत्येक योजना के अंतर्गत आवंटन के लिए पारदर्शी मानदंड तैयार करने की सिफारिश की गई, एवं नीति आयोग को व्यय की प्रभावशीलता बढ़ाने एवं परिणाम बेहतर करने के लिए तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराने का जिम्मा दिया गया। केंद्रीकृत नियोजन एवं विवेकाधीन अनुदान के युग का अंत हुआ। बजट बनाते समय योजना और गैर योजनागत मदों में बांटा जाता था पैसे को, उसको 2017-18 से खत्म कर दिया गया, और सामान्य अंतरण एवं बिना शर्त अंतरण में बढ़ोतरी के साथ ही पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, विशेष योजनागत सहायता, विशेष केंद्रीय सहायता को भी समाप्त कर दिया गया। तो थोड़ा ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल गई, और सरकार का नियंत्रण भी पैसे पर थोड़ा अधिक बढ़ गया। वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राजकोषीय संघवाद को प्रभावित करने में। वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े वित्तीय सुधारों में से एक था। सरकार ने बहुत उसको हाईलाइट किया, एक नए युग की शुरुआत हो रही है। अनुच्छेद 279 के अंतर्गत संविधान ने जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया, जो केंद्र एवं राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जिसे जीएसटी दरें, कर, उपकर, छूट आदि के लिए सिफारिशें करने का जिम्मा दिया गया। यह अनूठी संस्था सहकारी संघवाद का शानदार उदाहरण है ना? कि टैक्स की दरें भी तय करने में,
कर, उपकर, छूट, इन सब को तय करने में केंद्र और राज्यों का मिला जुला सहयोग रहेगा। जहां केंद्र और राज्यों ने करों तथा उनसे संबंधित मामलों पर मिलजुल कर निर्णय लिया। परिणाम आधारित बजट निर्माण भी एक इस तरह का सुधार है जिसके कारण से राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव पड़ा। व्यय संबंधी एक महत्वपूर्ण सुधार 2017-18 में किया गया, जब केंद्रीय बजट दस्तावेज के साथ 68 मंत्रालयों विभागों के लिए परिणाम की रूपरेखा तैयार की गई। नीति आयोग के आंकड़ा पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन कार्यालय द्वारा वित्त मंत्रालय के लोक वित्त की रूपरेखा तैयार करने एवं उसकी निगरानी करने में अहम भूमिका है। योजना के लिए आवंटन मात्र करने से परिणाम आधारित नतीजों तक ये महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले हम क्या थे, पहले हम भाई आवंटन बढ़ाते घटाते थे, अभी हम परिणाम की बात करने लगे हैं। अब बच्चों अंतिम हेडिंग में आ गए हैं हम लोग। अंतिम हेडिंग ये है कि संघवाद मजबूत करने में नीति आयोग की क्या भूमिका रही और आगे की राह क्या है, उसमें कैसे और ज्यादा इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो नीति आयोग ने संघवाद को कैसे मजबूत किया, सीधा सीधा प्रश्न आपको मिलेगा कि सहयोगी संघवाद या आर्थिक संघवाद को बढ़ाने में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के गठन का जो सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार बताती है वो क्या बताती है कि इससे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप करेंगे, इससे हम टीम इंडिया बनाएंगे डेवलपमेंट के लिए। तो वो क्या है, क्या कैसे काम कर रहा है, उसको जरा आप समझेंगे। तो संघवाद मजबूत करने में नीति आयोग की भूमिका क्या रही। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 से पूर्ववर्ती योजना आयोग की जगह ली और तभी से वो तीव्र आर्थिक क्रियाकलाप के लिए एक सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। प्रतिस्पर्धी संघवाद कैसे मजबूत कर रहा है, तमाम तरह के कंपटीशंस बना रहा है, स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में, जिले और दूसरे जिले के बीच में, तमाम तरह के पुरस्कार दे रहा है, तमाम तरह के इंडेक्स बना रहा है वो, और कह रहा है कि भाई हम स्वास्थ्य में कौन राज्य कितनी प्रगति कर रहा है उसके लिए इंडेक्स बनाएंगे, और जो है शिक्षा में कौन कितनी प्रगति कर रहा है उस पर इंडेक्स बनाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर फलाना ढिमकाना बहुत सारे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन ज्यादा पा रहा है कौन कम पा रहा है उस पर भी हम इंडेक्स बनाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस के माध्यम से क्या कर रहा है वो, एक प्रतिस्पर्धी संघवाद को मजबूत कर रहा है और टीम इंडिया की भावना विकसित करके क्या कर रहा है, सहकारी संघवाद की भाव को मजबूत कर रहा है। नीति आयोग समझता है कि राज्य आर्थिक वृद्धि के वाहक हैं, राज्यों के बिना देश की आर्थिक वृद्धि संभव नहीं है और राष्ट्र के विकास में बराबर के साझीदार हैं। मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यह मानकर नीति आयोग ने सहयोग कार्यक्रमों एवं राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों के साथ लगातार जुड़े रहने की प्रक्रियाओं के जरिए सहकारी संघवाद को सुदृढ़ बनाने में कई पहल की है। इनमें कुछ उदाहरण भी लिख लीजिए आप, ताकि आप अपने आर्टिकल को, अपने आंसर को अच्छा बनाएं। इनमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह, सर्वश्रेष्ठ तरीके साझा करना, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के पदाधिकारियों को नीतिगत सहयोग देना एवं उनकी क्षमता विकास करना, पिछड़े जनपदों के विकास के लिए आकांक्षी जिला योजना आरंभ करना, विभिन्न क्षेत्रों में गहनता के साथ विषय आधारित कार्य करना, भूमि पट्टे तथा कृषि विपणन सुधार के लिए आदर्श कानून बनाना तथा पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों एवं द्वीपों के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाना शामिल है। ये किस तरफ संकेत कर रहा है बच्चों, ये संकेत कर रहा है सहयोगी संघवाद की ओर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ओर संकेत कर रहा है ये सारी बातें। और ये सारी बातें क्या कह रही हैं कि पूरे देश का जो सिस्टम है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम बना हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का बनाया गया सिस्टम हो, दोनों ही विकास के लिए बहुत कटिबद्ध हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलप करें और पूरे देश का विकास हो, ऐसा सुनिश्चित करने में नीति आयोग एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्मित कर रहा है।
ओके। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद में सभी राज्यों एवं विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। इससे क्या बनता है? इससे बनता है टीम इंडिया। यह ऐसा मंच है जहां केंद्र तथा राज्य टीम इंडिया बनते हैं और मतभेद दूर करने के लिए बात कर सकते हैं और प्रगति तथा समृद्धि का साझा रास्ता गढ़ सकते हैं। अभी तक परिषद की 5 बैठकें हो चुकी हैं। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीतियां तथा कार्यक्रम बनाने के अलावा नीति आयोग केंद्र, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी मुहैया कराता है। राज्यों को भी बहुत सारी तकनीकी सलाह, आर्थिक विकास से संबंधित तकनीकी सलाह मुहैया कराता है। नीति आयोग ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए तथा केंद्र राज्य साझेदारी मॉडल, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विकास सहयोग की सेवा तथा सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल साथ सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल साथ कार्यक्रम जैसी निजी सार्वजनिक साझेदारी में नई जान फूंकने और उसे स्थापित करने के लिए मॉडल तथा कार्यक्रम भी चलाए हैं। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी बातें बच्चों। साथ ही क्षेत्रीय विकास असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से, इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, है ना। आपको नीति आयोग पे कोई भी आर्टिकल बनाने के लिए आएगा, आप इसी को सीधे लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्षेत्रीय विकास असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से। क्षेत्रीय विकास असंतुलन दूर करने का मतलब क्या होता है बच्चों? हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी आगे चलते हैं, हम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं। हम कहते हैं समावेशी विकास। तो समावेशी विकास की मूल अवधारणा क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट की मूल अवधारणा है सभी को समान रूप से विकास की प्रक्रिया एवं परिणाम में साझेदारी दी जाए। ये क्या है? समावेशी विकास है। सभी को समान रूप से विकास की प्रक्रिया एवं परिणाम में साझेदारी दी जाए। विकास की प्रक्रिया में भी सभी शामिल हों और उसके परिणाम में भी सभी शामिल हों। और सभी में कौन आएगा? क्षेत्र, व्यक्ति, समुदाय, सभी आएंगे। जैसे हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। फिर कई बार हम देखते हैं कि कम्युनिटी वाइज हमको इम्बैलेंस दिखाई देता है, तो जिन कम्युनिटीज में विकास नहीं हुआ है उनमें होना चाहिए। फिर हम देखते हैं क्षेत्र वाइज डिस्पैरिटीज दिखाई देती हैं, और क्षेत्र में भी भौगोलिक क्षेत्र में डिस्पैरिटी दिखाई देती है, इकोनॉमिक क्षेत्र में डिस्पैरिटी दिखाई देती है। तो इन सभी को हमें दूर करना है, चाहे वो रीजनल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो सेक्टोरल डिस्पैरिटी हो, चाहे वो पर्सनल डिस्पैरिटी हो, और चाहे वो कम्युनिटी के मध्य डिस्पैरिटी हो। तो इन सभी को खत्म करके हम कहाँ जाएंगे? हम समावेशी विकास तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए रणनीति बनाएं। देखें कि नीति आयोग भी उस पर विशेष ध्यान कर रहा है, और क्या कह रहा है कि साथ ही क्षेत्रीय विकास असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने विशेष ध्यान एवं सहायता की जरूरत वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर, द्वीपों एवं हिमालय में मौजूद क्षेत्रों के लिए विशेष कदम भी उठाए हैं। नीति आयोग ने इन राज्यों की खास बाधाओं को पहचानने, वहां पर डेवलपमेंट को क्या इश्यूज है, क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पा रहा है, उनकी बाधाएं क्या हैं, तो खास बाधाओं को पहचानने
तथा वहां मौजूद प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु विशेष नीतियां बनाने के उद्देश्य से विशेष मंच गठित किए। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को ना? नीति बच्चों अगर नहीं भी समझ में आए तो समझो इसको, है ना, आपके काम की चीज है। नीति आयोग ने एक अनूठी पहल करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करने के इरादे से प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके लिए वो मदद करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शी रैंकिंग के जरिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए सूचकांक शिक्षा सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, सतत विकास के लक्ष्य सूचकांक, भारत नवाचार सूचकांक, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक एवं आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन हेतु डेल्टा रैंकिंग है। हमने कहा आपको पहले भी कि वो प्रतिस्पर्धी और सहकारी दोनों तरह के संघवाद का समर्थक है नीति आयोग। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद कैसे निर्मित कर पा रहा है? प्रतिस्पर्धी संघवाद निर्मित कर पा रहा है विभिन्न प्रकार के सूचकांकों के माध्यम से संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य वो होड़ पैदा कर रहा है। और ये होड़ बच्चों किस चीज की है? शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, जल प्रबंधन की है, सतत विकास लक्ष्य की है, इनोवेशन की है ना, स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने की है, आकांक्षी जिलों में, आकांक्षी जिले वो हैं जिनको पिछड़े हुए जिले पहचाना गया और उनको विकास की योजनाएं बनाई गई, तो उनमें विकास को वो कैसे ज्यादा कर सके, इसके लिए प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी निर्मित कर रहा है। हमने शुरुआत में ही हम लोगों ने बात करी कि नीति आयोग क्या कर रहा है? प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहयोगी संघवाद दोनों को लेकर चल रहा है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न क्षेत्रों में आंकड़े डालने तथा अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले अपने प्रदर्शन पर नजर रखने एवं तीसरे पक्ष के आंकड़ों का सत्यापन कराने में मदद के लिए गतिशील रियल टाइम आधारित पोर्टल बनाए गए हैं। आपकी रैंक क्या है आप देख सकते हैं, किसके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है आप उसको देख सकते हैं, किसको आपको किससे आपको आगे जाना है इसको देख सकते हैं, और इसमें ट्रांसपेरेंसी को भी आप तय कर पाएंगे कि कोई किसी से आगे जाने का झूठा दावा नहीं कर पाएगा। जब जिले एक दूसरे से स्पर्धा करेंगे तो राज्य अधिक मजबूत बनकर उभरेंगे, जब राज्य दूसरे से होड़ करेंगे तो राष्ट्र अधिक मजबूत होगा, और भारत का कायाकल्प करने के प्रयास में यह प्रशासन के अहम घटकों में से एक है। इससे हमें प्रतिस्पर्धी लोकवाद की प्रवृत्ति कमजोर करने और उसके बजाय प्रतिस्पर्धी सुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके से नीति आयोग इन सारे कार्यों को संचालित करने का प्रयास कर रहा है। आगे की राह क्या है? राजकोषीय संघवाद में आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता है कि कुछ समस्याएं हमेशा से रहती हैं, वो अब भी हैं, उनको वो सुधार रहा है, और एक बहुत बड़ी समस्या कोविड-19 ने कर दी। और भारत तो ऐसा हुआ ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, एक कहावत है ना कि जैसे एक आदमी ने सिर मुड़ाया और तुरंत ही ओले पड़ने लगे, तो ओलों की चोट उसके सिर को ज्यादा लगी, वरना बाल होते तो थोड़ा बच सकता था। दो 2008-9 से हम ग्रेट रिसेशन में गए, हालांकि उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना दुनिया के अलग देशों पे पड़ा। तो देखिए कैसा होता है, 2008-9 का एक ग्रेट डिप्रेशन आया, ग्रेट रिसेशन आया 2007 के बाद से, उसको ओवरकम करते करते 2012-13 आ गया, फिर 2014 में आया सरकार, 2014 में सरकार बदली और सरकार ने फिर बहुत बोल्ड स्टेप्स लिए। बोल्ड स्टेप्स किस क्षेत्र में लिए? व्यवस्था सुधारने के क्षेत्र में। और व्यवस्था सुधार के लिए, संरचना सुधार के लिए जो बोल्ड स्टेप्स लिए गए, उनका निश्चित तौर पर कुछ ना, आप ऑपरेशन करेंगे तो कुछ समय के लिए तो आपको दिक्कत होगी, आपको कुछ दिन तक आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। तो भैया गड़बड़ा गया मामला, अर्थव्यवस्था को आईसीयू में जाना पड़ा,
और फिर उसके बाद जो नए अंकुरण आने थे अर्थव्यवस्था में, जो ग्रीन शूट्स आने थे, वो ग्रीन शूट्स आए नहीं और परमानेंट आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया इकोनॉमी को, है ना। तो बड़ी स्थिति खराब हुई और उसको बीमार कर दिया। और किसने? पहले से उसको सुधारों ने बीमार किया था। पहले उसको ऑपरेशन किया जा रहा था, जिसके कारण से उसके कुछ अंगों को काट के कुछ नए अंगों को जोड़ा जा रहा था, कुछ नई नई चीजें की जा रही थी, कुछ उनमें संरचनात्मक परिवर्तन किए जा रहे थे। समाजवाद से निजीवाद की ओर झुकाव हो रहा था, तो समाजवाद से निजी क्षेत्र की ओर झुकाव और इन सारे मूल्यों का क्या होगा कि थोड़े समय के लिए अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतरी। अभी वो पटरी पे आने के लिए संघर्ष कर रही थी, इस बीच में वो कोविड पॉजिटिव हो गई, तो कोविड-19 ने उसको दबा लिया। अब कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, आदमियों का कोविड तो जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्थाओं को जो कोविड हुआ है, ये कोविड उनका देखो कब खत्म होता है। तो लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था ने कोविड में भी काम किया, दुनिया की हर अर्थव्यवस्था ने कोविड में काम किया और दुनिया की हर अर्थव्यवस्था कोविड से प्रभावित हुई है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दर्द तब होता है जब बाकी लोग विकास कर रहे हो, आप ना कर रहे हो। जब आपको पता चलता है कि श्रीलंका आपसे आगे है विकास की दर में, तो आपको दुख होता है। जब पता चलता है कि बांग्लादेश आपसे विकास दर में आगे है, उसकी ग्रोथ रेट आपसे ज्यादा है, तो फिर चाहे जितने तर्क दे लो आप, लेकिन सुनने में खराब सभी को लगता है। वो चाहे सरकार के समर्थक हों और चाहे सरकार के आलोचक हों, सभी को खराब लगता है और वो चाहते हैं कि इस पर कुछ ठोस कार्रवाई हो, जिससे हम इस स्थिति से ओवरकम कर सके, है ना, सिचुएशन से उबर सके। तो बच्चों, दक्षता और निष्पक्षता के बीच संतुलन बिठाने की चुनौती हमेशा ही संघवाद का एक पहलू रही है। राज्यों की आकांक्षा पूरी करना भारत के राजकोषीय संघवाद की सबसे पहली प्राथमिकता है। केंद्र राज्य संबंधों के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि राज्यों को देश की वृद्धि का ही नहीं बल्कि देश भर के नागरिकों के जीवन में सुधार का भी वाहक माना जा रहा है कि भाई राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो वहां रह रहे नागरिकों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, नागरिकों के जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। तो इन सारी चीजों के लिए हम क्या मान रहे हैं? केंद्र राज्यों को जिम्मेदार मान रहा है कि भाई राज्यों को हमें ज्यादा बेहतर बनाना है। कोविड-19 का हालिया अनुभव इस बात का सफल उदाहरण है। वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाली महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों ने किस तरह से साथ मिलकर काम किया, ये एक सहयोगी संघवाद को प्रदर्शित कर रहा है ना। इसी तरह विकास के अब बहुत सारा तत्कालीन स्थितियों को देखें तो कई जगहों पर अलग अलग संगठनों की सरकारें रहीं। कहीं पे कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे बीजेपी की सरकार है, कहीं पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, कहीं पर किसी और राजनीतिक दल की सरकार है। लेकिन आपने देखा कि कोविड से निपटने के लिए एक एकीकृत नीति अपनाई गई। हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हम बात करें इस बात पे कि कोविड से निपटने के लिए क्या नीति अपनाई गई, तो आप देखेंगे कि सहायता कार्यक्रम चलाने पर ज्यादा जोर दिया गया और बाकी जो सिस्टम रहा ट्रेसिंग ट्रीटमेंट, है ना, वो उसमें हम थोड़ा कहीं ना कहीं फेल हुए, जिसके कारण से हम इतने लॉकडाउन के बावजूद भी इतने सारे पेशेंट्स हमने काउंट किए। इन पेशेंट्स में मॉर्टलिटी रेशियो कम रहा क्योंकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी मजबूत है। इसी तरह विकास के लक्ष्यों को स्थानीय रूप प्रदान करने के कदम भी उठाए गए ताकि उपराष्ट्रीय स्तर पर विशेष कदमों की पहचान की जा सके, है ना। भाई विशेष कदमों की पहचान का मतलब ये है कि हम लोकल लेवल को ज्यादा मौका दें अपने विकास की रणनीतियों को निर्मित करने का। केंद्र और राज्यों के संबंधों का देश के वित्त पर अहम राजकोषीय प्रभाव होता है। जैसे कुल ऋण को केंद्र तथा राज्यों के बीच साझा करने का अनुपात, क्या कह रहा है ये, केंद्र और राज्य के संबंधों का देश के वित्त पर अहम राजकोषीय प्रभाव पड़ता है। जैसे कहां कहां पड़ता है? कुल ऋण को केंद्र तथा राज्यों के बीच साझा करने का अनुपात प्रभावित करता है राजकोष को। राजकोषीय मामलों में अचूकता प्रभावित करती है राजकोष को। ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण
ये भी प्रभावित करेगा। सब्सिडी को युक्त संगत बनाना और राजकोषीय दृष्टि से अनुत्पादक नीतियों को रोकने के लिए उपभोगकर्ता शुल्क में सुधार करना। ये सारी चीजें केंद्र और राज्य के मध्य ऐसे संबंध हैं जो राजकोषीय प्रभाव से प्रभावित होते हैं। लगातार बदलती आर्थिक स्थितियों, नई तकनीकों के विकास एवं नए शासन ढांचे के उद्भव के कारण केंद्र एवं राज्य के स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन में, दक्ष सरकारी खरीद प्रणाली में, वित्तीय सूचना के पारदर्शिता के मामले में, एक समान लेखा प्रक्रिया में, राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की सूची में नए सुधारों की आवश्यकता है। लगातार बदलती परिस्थितियों में इन मुद्दों पर सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है ना। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है, दक्ष सरकारी खरीद प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, वित्तीय सूचना के पारदर्शिता के मामले में सुधार की आवश्यकता है, एक समान लेखा प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, राज्यों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की सूची में बहुत सुधार की आवश्यकता है। तो इस तरह से बहुत सारे नए सुधार किए जाने आवश्यक हैं। राज्य स्तर, जिला स्तर तथा खंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। दो तरफा संचार के रास्ते हर समय खुले रहने चाहिए ताकि समस्याएं तेजी से सुलझ जाएं तथा विकास में बाधा नहीं पड़े। तभी विकसित भारत के सपने को सच में साकार किया जा सकेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से ये बात समाप्त होती है। तो हम लोगों ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जिसका शीर्षक था राजकोषीय संघवाद, है ना, जिसका विषय था राजकोषीय संघवाद, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हम लोगों ने देखा कि संघवाद क्या है, संघवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, संघवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, संघवाद क्या है, संघवाद का क्रमिक विकास कैसे हुआ, संघवाद के लिए, संघवाद को लागू करने के लिए, संघवाद को लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है हमारे यहाँ, कैसे ये काम करता है। संवैधानिक व्यवस्था में हमने देखा कि संघवाद को लागू करने के लिए दो तरह की संवैधानिक व्यवस्था है। क्या है बच्चों? एक केंद्र और राज्य के बीच की संवैधानिक व्यवस्था है। इनके बीच में अंतरण कैसे होता है, राजकोषीय प्रबंधन कैसे होता है, और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में कैसे राजकोषीय प्रबंधन को बल दिया जाता है, ये आपने देखा। इनके बाद बच्चों आपने देखा कि ये तो हमारी व्यवस्था है, लेकिन इनमें कैसे परिवर्तन हुए हैं और परिवर्तन करने वाले कारक कौन है। तो कैसे परिवर्तन करने वाले कारकों का आपने अध्ययन किया, परिवर्तन का अध्ययन किया, और फिर देखा कि वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में ये कैसे काम कर रहे हैं, और फिर आपने बच्चों देखा कि इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, उस पर भी आप लोगों ने बात करी। क्या क्या चैलेंजेस हैं, इनका क्या प्रभाव है, क्या परिणाम है, क्या सुधार करना है, ओवर एंड ईच एंड एवरीथिंग आपने राजकोषीय संघवाद के बारे में जान ली। बहुत बेहतरीन आर्टिकल था ये और आपको बहुत हेल्प करेगा। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं अनअकैडमिक कॉम्बैट चल रहा है, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट फोर्टनाइट कॉन्टेस्ट फॉर यूपीएससी। आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, आपको जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके क्वेश्चंस आपको बिल्कुल उसी पैरामीटर पर मिलेंगे जिस पैरामीटर पर यूपीएससी क्वेश्चंस बनाता है, और उससे आपको तैयारी करने का एक मौका भी मिलेगा और साथ साथ पुरस्कार जीतने का भी मौका मिलेगा। 7 फरवरी 2021 को इसका अगला एपिसोड होना है।
उसके लिए 10-11 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों नीचे दिया गया है। अभी जाकर उसको एनरोल करें और आप हमारे साथ बने रहे, आप हमारी क्लास में हमारे साथ बने रहे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ें। अनअकैडमी एजुकेशन रिवॉल्यूशन को बहुत सारे लोगों में ले जाएं। आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए प्लस और आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शंस लें। प्लस और आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आप हमारा रेफरल कोड ज्ञान यूज करें, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लास का नोट्स पाने के लिए तथा क्लास से संबंधित अन्य सूचनाओं के लिए ज्ञान तिवारी लाइव टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बच्चों इतना ही। आपका समय शुभ हो, आप बहुत प्रसन्न रहें, बहुत खुश रहें। हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।